नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। पहला प्रश्न है, दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र की व्याख्या करने के लिए फ्रीडमैन किस धारणा को प्रस्तुत किया। मतलब जो लॉन्ग टर्म है उसको किस पर शो किया है, बेरोजगारी पर या प्रत्याशित दर पर या वास्तविक दर पर या अप्रत्याशित। जो दीर्घकालीन है वो सदैव बेरोजगारी ही को दिखाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 52। जब कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उनकी घरेलू पूर्ति बेलोच होने के कारण कृषि वस्तुओं की कीमतें, मतलब जब कृषि जन्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है और पूर्ति जो है वो उतनी ही रहेगी, जब पूर्ति उतनी ही रहेगी तो एक ऑफिशियली सी बात है कि उन वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो जब पूर्ति कम होती है और मांग ज़्यादा होती है तो बढ़ जाती है, और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, बाकी जो है वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है 53। केवल मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थशास्त्र में स्फीति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यह विचार किस विद्वान का है, फ्रीडमैन का, सोलोका का, कीन्स का या टोबिन का। तो ये टोबिन्स का तो हो ही नहीं सकता है, तो कीन्स या फ्रीडमैन, तो उसमें से ये जो मौद्रिक वाला है वो कीन्स का है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 54 है, कौन सा कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। तो सरकार मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बारे में लोग अनुमान लगाते हैं और आर्थिक फैसला करते समय उनका विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल सही है। विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं लगाने वालों ने स्थिरीकरण नीतियों को अल्पकालीन अप्रभावशीलता को प्रकट किया है, ये भी बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट प्रत्याशाओं का निर्माण करने में संपूर्ण उपलब्ध और सुसंगत सूचना उपयोग करने के लिए इस सूचना को वे अपने विवेक में तैयार करते हैं, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी नंबर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, 54 का ऑप्शन नंबर डी। 55 जो है वो रेटेक्स परिकल्पना लागू की जाती है। मतलब जो रेटेक्स है उसकी परिकल्पना किसके द्वारा, औद्योगिक नीतियों पर, आर्थिक नीतियों पर, कृषि नीतियों पर या विदेशी नीति पर। तो जो रेटेक्स परिकल्पना है वो हमारी किस पर लागू होती है, तो वो आर्थिक नीतियों पर लागू होता है। तो इसका 55 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। रेटेक्स परिकल्पना की आर्थिक नीति क्या है। अब आर्थिक ही पहले आर्थिक पूछा गया था, अब आर्थिक नीति में क्या होगी, करों में कटौती करना, सरकारी खर्च बढ़ाना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना, तो ये सभी हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रेटेक्स परिकल्पना कर में कटौती करता है, सरकारी खर्च बढ़ाता है और मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 57। व्यापार चक्र की कौन सी विशेषता होना आवश्यक नहीं है। पुनरावृत्ति का स्वरूप, सामयिकता, नियमित या संचयी। तो व्यापार चक्र में नहीं पूछा जा रहा है तो ये तो होना निश्चित है, सामयिक भी होना निश्चित है, संचयी, पर नियमित अगर कोई चीज़ रहेगी तो एक दिन बाद वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए परिवर्तन होना आवश्यक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 58। सैमुअल के अनुसार व्यापार चक्र के नियमित स्वरूप के लिए गुणक ए तथा त्वरक बी के मूल्य क्या होंगे। तो अगर देखा जाए तो ए होता है 0.5, बी होता है बी 2, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। हिक्स के व्यापार चक्र सिद्धांत की मान्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, तो नहीं पूछा जा रहा है। अब नहीं में बड़ा ध्यान रखना है कौन सा नहीं है। आइए, उपभोग और निवेश के परिवर्तनों से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन प्रभावित होता है। विस्तार की उच्चतम सीमा पूर्ण रोजगार है। मंदी की अवस्था में पहुंचने के बाद भी स्वायत्त निवेश लगभग एक स्थिर दर से बढ़ता है। व्यापार चक्र की सभी अवस्थाओं में त्वरक क्रियाशील होता है, परंतु गुणक की क्रियाशील मंदी काल में समाप्त हो जाती है, बिल्कुल मंदी काल में नहीं होती है।
तो ये गलत है। अब यहाँ पे सही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो सही हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर डी। 60 आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उच्चावचन किन सूचकांकों द्वारा मापे जाते हैं? प्राइस इंडेक्स, इनकम इंडेक्स, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। तो आर्थिक क्रियाओं के उच्चावचन इन सभी के द्वारा मापे जाते हैं, आय से भी, कीमत से भी और रोजगार से भी मापे जाते हैं। व्यापार चक्र संगठित समुदायों के आर्थिक क्रियाकलापों में उच्चावचन की जाति वर्ग के होते हैं। यह डेफिनेशन जो दिया है वो किसने दिया है? ठीक है, ये किसने दिया है? मिचेल ने, कि हिंसमैन ने, कि बेनहन ने या कालंडर ने? तो मिचेल ने यह डेफिनेशन दिया है कि व्यापार चक्र संगठित समुदायों के आर्थिक क्रियाकलापों में उच्चावचन की जाति वर्ग के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 62 अवरोध रहित बाजार में कौन से कारक समायोजित कर लेते हैं? कीमत या मजदूरी या वस्तु या मजदूरी कीमत दोनों। जहाँ पे अवरोध होगा वो अपने को कीमत भी समायोजित कर लेंगे और मजदूरी भी कर लेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 62 का सही हो जाएगा। 63 पे आते हैं। 63 पूछ रहा है कुल पूर्ति परिकल्पना किन मान्यताओं पर आधारित है? श्रमिकों और उद्योगों द्वारा किए गए विवेकपूर्ण निर्णय उनके अनुकूलतम व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। वास्तविक कीमतें श्रमिक की पूर्ति तथा उद्योगों द्वारा उत्पादन पर निर्भर करती है। ये भी सही है और ये दोनों सही हैं, तो इसका मतलब यही उपयुक्त दोनों हो जाएगा और इनमें से किसी वाला तो नहीं ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 64 यदि मजदूरी और कीमत पूरी तरह लचीले नहीं हैं तो मौद्रिक नीति अल्पकालीन में प्रभावशाली होती है। यह प्रमाणित किसने किया है? फिलिप्स, फिशर, टेलर या सभी ने? तो ये सभी ने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 64 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 65 नव प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र किन परिकल्पनाओं पर आधारित है? निरंतर अवरोध बाजार, विवेकपूर्ण प्रत्याशाएं, कुल पूर्ति परिकल्पना। तो ये सभी पर नव प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो निरंतर अवरोध पर भी है, विवेकपूर्ण प्रत्याशाओं पर भी है और कुल पूर्ति परिकल्पना पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 65 का डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 66 निरंतर अवरोध रहित बाजार तथा कुल पूर्ति परिकल्पनाएं कैसी परिकल्पना है? प्रतिष्ठित, पूर्णतया नहीं, मध्यकालीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निरंतर अवरोध रहित बाजार कुल पूर्ति परिकल्पनाओं के लिए प्रतिष्ठित है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। विवेकपूर्ण प्रत्याशा कैसी परिकल्पना है? प्रतिष्ठित, पूर्णतया नहीं, मध्यकालीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विवेकपूर्ण प्रत्याशा जो होगी वो पूर्णतया नहीं होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, अगले उसमें हम और पूरे कंप्लीट करेंगे। आप अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और रेड थंब वाला जरूर करें और लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।